मगर और काश में हूँ, अगर मगर और काश में हूँ, आजकल मैं सब्सक्राइबर की तलाश में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब पर आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हों या एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हों वो आपके सॉल्व हो सके। आज पिछले क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर हम लोग मोशन की तरफ चलेंगे। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो क्वेश्चन था कि एल का मान आपको दिया हुआ था, जी का मान दिया हुआ था, आपको फाइंड करना था रूट अंडर एल अपॉन जी। इज इट क्लियर? आपने क्या करा, एल का जो वैल्यू आपको दिया हुआ था वो कितना था 0.90। इसके बाद जी का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ था, आई थिंक सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपको रूट के अंदर में एल का वैल्यू पुट करना था और फिर जी का वैल्यू पुट करना था, यूनिट डालना था और यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो रूट के अंदर में आ जाएगा 0.9 सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 0.9 0.3 हो जाएगा, स्क्वायर कटने के कारण सेकेंड। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज बेसिक इंट्रोडक्टरी टू द फिजिक्स। इससे पहले भौतिक का वो जानकारी हासिल कर रहे थे जिस पर पूरा भौतिक टिका हुआ है। समझ में आ रहा बात? आज मोशन, इसी मोशन को हमारे एससी वर्मा साहब डिस्क्राइबिंग मोशन करके फर्स्ट चैप्टर लिखते हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में जानते हैं, ये कौन सा क्वांटिटीज है, इसके अंदर आने वाले टर्म कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन दैट चैप्टर we will learn about the rules and the regulation that every motion has to follow। प्रत्येक चाल, प्रत्येक गति जिस नियम को फॉलो करेगी वो नियम हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे मोशन आप अनेक प्रकार के देखते होंगे, ठीक है, जैसे गाड़ी का रोड पर चलना, रेलवे का रेलवे ट्रैक पर चलना, पंछी का हवा में उड़ना, एरोप्लेन का हवा में उड़ना। लेकिन कभी कभी ऐसे मोशन भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना, वो भी मोशन है। हार्ट के द्वारा हमारे ब्लड को पंप करना, वो भी मोशन है। मसल्स का रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, वो भी मोशन है। तो फर्दर क्या है, इतने तरह के डाइवर्सिटी में इतने टाइप्स के मोशन को देखने के लिए क्या है कि अलग अलग तरह का मोशन तो है, लेकिन सारे के सारे मोशन जो हैं एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या है, वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि किसी भी बॉडी में मोशन तभी आएगा, किसी भी बॉडी में गति निर्मित तभी किया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई बल लगाया जाए। समझ में आया? किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए बल का जरूरत पड़ता है। इसी चीज को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स दैट इज बल एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बल और गति के नियम। यानी क्या देखें, यहाँ पर हम लोग ये समझे कि मोशन अनेक प्रकार के होंगे, लेकिन सारे के सारे मोशन जो होंगे वो किसी एक सेट ऑफ रूल्स पर काम करेंगे और दैट सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड व्हेन वी अप्लाई फोर्स द बॉडी गेट्स इन मोशन और रेस्ट। समझ में आ गया? अब देखिए फर्दर, इसके बाद रेस्ट और मोशन क्या है इस बात को समझते हैं। अभी हम लोग समझे कि मोशन जो होता है ये किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। मोशन किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। ठीक है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ये मोशन और रेस्ट क्या होता है। मोशन एंड रेस्ट। अब मोशन सिंपली कोई कह सकता है जो चीज रेस्ट में है उसको मोशन कहते हैं, सॉरी जो चीज रेस्ट में नहीं है उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे पूछा जाए कि रेस्ट क्या है? जो रुका हुआ है, जो मोशन नहीं करता है उसको रेस्ट कहते हैं। समझ आ गया? इसका मतलब तो वही हो गया, एप्पल किसे कहते हैं? तो सेब को कहते हैं। तो एप्पल सेब को थोड़ी कहते हैं। एप्पल क्या है? एप्पल सेब है, एप्पल फ्रूट है। ठीक है, एप्पल का हिंदी सेब है। तो इसी तरह से यहाँ क्या है कि मोशन कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई आपसे पूछे, आप जो भी डेफिनेशन बता रहे थे, मोशन उसको कहेंगे जो रेस्ट में नहीं रहेगा और रेस्ट उसको कहेंगे जो मोशन में रहेगा। तो ये एक तरह से वही बात हो गया जो बात इससे पहले हम लोग देखते आए हैं। जैसे मान लो कि अभी हम आपसे पूछे कि अमित के बगल में सौरभ बैठा हुआ है, हाँ, तो फिर अमित कहाँ बैठा हुआ है? तो तुम हमको कह देगा सौरभ के बगल में अमित बैठा हुआ है। ठीक, तो ये उलट का पुलट का ना हो गया, यानी एक्स के बगल में वाई है तो वाई के बगल में एक्स है।
समझ आ रहा है? तुम ये नहीं बता रहा है कि लास्ट अल्फाबेट का लास्ट लेटर जो है वो जेड है, ठीक है, उसके पहले जो अक्षर है वो वाई है, दैट इज डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोशन को समझने के लिए हम लोग समझेंगे सराउंडिंग को। किसको? सराउंडिंग को। सराउंडिंग को इसलिए समझेंगे कि सराउंडिंग में चेंज, सराउंडिंग में चेंज किसी ऑब्जेक्ट के इन रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार किसी भी बॉडी के सराउंडिंग्स में चेंज आना ही मोशन कहलाता है। जैसे अभी हम यहाँ खड़ा हैं, हमारे पीछे बोर्ड है, लेकिन जिस समय हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे एक समय में फर्दर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे बीच। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ने लगे, क्या बोल रहे हैं, जब किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बढ़ने लगे दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है, या घटने लगे दैट इज कॉल्ड मोशन। लेकिन अगर समय बढ़ता जाए लेकिन उसके डिस्टेंस में कोई परिवर्तन ना आए दैट इज कॉल्ड रेस्ट। समझ में आ रहा है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ये तो रटा रटा डेफिनेशन है आपका। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके बाद एक और सेंटेंस आता है, मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है? रिलेटिव है, मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। तो मोशन एब्सोल्यूट नहीं है और मोशन रिलेटिव है, ये कहने का क्या मतलब है? तो ये कहने का मतलब है कि एक ही समय में मोशन, एक ही समय में किसी एक बॉडी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मोशन इज रिलेटिव कहने का मतलब हुआ कि एक ही समय में किसी एक बॉडी के लिए, किसी एक बॉडी के लिए किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी रह सकता है और किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी रह सकता है। बात समझ में नहीं आया? बात यहाँ समझिए। हम यहाँ पर एक मार्कर रखे हैं ऊपर में, ठीक है, एक मार्कर हम यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, ठीक है, एक मार्कर यहाँ पर है, ठीक है, हम इस दोनों मार्कर को आगे ले जा रहे हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। ऊपर क्या रखे हमने? ब्लू। अब ग्रीन और ब्लैक क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन ये ब्लैक जो है इस ग्रीन के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है, क्योंकि सराउंडिंग बदल नहीं रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। जबकि ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। तो यही ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है उसी समय में, जबकि एक के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने के बाद ही बता सकते हैं कौन किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और कौन किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ये बात समझ में आया? समझने का कोशिश की। जैसे अभी हम और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, आप बैठे हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का मोशन को इग्नोर कीजिए, ठीक है, नेग्लेक्ट कीजिए। तो इतने दूर में हम लोग क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। फर्दर क्या होगा कि जो आदमी चांद से हमको देखेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? मोशन में है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ मोशन में है। कहाँ देख रहा है अमीश? अर्थ क्या है? मोशन में है। ड्यू टू दैट हम लोग भी मोशन में हैं। तो चांद पर से जब हम रेफरेंस पॉइंट लिए, उनको अगर हम लोग रेफरेंस बनाएं तब हम मोशन में हैं, और उसी समय में अगर रेफरेंस को हम बदल दें तो हम लोग क्या गए? रेस्ट में आ गए। तो रेफरेंस डिसाइड करेगा, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेगा कि कोई भी व्यक्ति क्या चीज़ है, रेस्ट में है या मोशन में। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस बात को समझिए। जो नॉन क्वांटिटीज होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का दिया हुआ पोजीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओरिजिन, ग्राफ पढ़ते हैं, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन हुआ। और ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन उस एरिया से लेकर दिए गए डिजिट तक, यानी नोन प्लेस तक हमारा क्या होता है? एक बाउंडेड सर्किल बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट दे दिया आपको सेंटर, और कहा इस सेंटर से 1 मीटर रेडियस का सर्किल बनाइए। 1 मीटर रेडियस कहने का मतलब हो गया कि 2 मीटर का डायमीटर आप लीजिएगा। समझ आ रहा है? 1 मीटर सर्किल कहने का मतलब 2 मीटर का डायमीटर होना चाहिए। तो इससे क्या कीजिएगा, इससे क्या कीजिएगा कि आप राउंड कर कर एक सर्किल बना लीजिएगा। ये एक ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये सेंटर। यहाँ से इसकी दूरी, 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 कहीं से भी। समझ आ रहा है बात? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए या फिर इस चीज को जानने के लिए हम लोग दो चीज हमको मालूम होना चाहिए। किसी चीज को लोकेट करने के लिए, किसी चीज के लोकेशन को बताने के लिए हमको दो चीज का ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमको कहा कि सिटी सेंटर कहाँ पर है, तो
तो सिटी सेंटर कहाँ पर है, इसके लिए आप बोलिएगा कि लक्ष्मी मेमोरियल के बगल में बीएड कॉलेज वाले रोड में, ये बोलिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिफरेंस हो गया ना। आप इसके अंदाज में बताएं कि इसके रिस्पेक्ट में जो जाइएगा आप, तो लक्ष्मी मेमोरियल के बगल में और बीएड कॉलेज वाले रोड में सिटी सेंटर आपको मिलेगा, समझा रहा। तो दो चीज़ों का ज्ञान जो होना जरूरी है, वो दो चीज़ हमारा क्या होगा, एक तो डिस्टेंस हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा। और ये डिस्टेंस और डायरेक्शन के आधार पर क्वांटिटी को फर्दर दो भाग में हम लोग पढ़े, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। कोई आदमी है रोड पर जिसके पास डिस्टेंस भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, सॉरी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। कितना बात समझ में आ रहा है। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। समझ में आ रहा बात, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हम दो चीज का जिक्र किए, एक तो आपसे जिक्र किए कि लेंथ किसी बॉडी को लोकेट करने के लिए, और दूसरा हम आपसे पूछे डायरेक्शन। ये लेंथ जो है, इस लेंथ को डिस्टेंस कह लीजिए। इससे पहले यूनिट हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि डिस्टेंस ही क्या है, लेंथ है। और फर्दर हम आपको बताएं कि डिस्टेंस जब भी जिक्र करेंगे डिस्टेंस का, तो इसका रिलेशन हम लोग लेंथ से करेंगे। इसका जो ऐसा यूनिट होगा हमको वो मीटर किलोमीटर में मिलेगा। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर जो आएगा वो स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि डायरेक्शन और डिस्टेंस के मदद से, डायरेक्शन और डिस्टेंस के मदद से हम लोग किसी भी बॉडी को लोकेशन निकाल लेंगे। हम लोग किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट वो पोजीशन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा बात। कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 मीटर है, क्लियर। तो अगर कोई हमको कह दे कि ओरिजिन से 2 मीटर राइट की तरफ, तो हम समझ जाएंगे कि ओरिजिन से 2 मीटर राइट जो होगा ये डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ओरिजिन तो 0, यहाँ 2 मीटर कर दिया तो 2 मीटर हमारा डिस्टेंस और 2 मीटर हमारा लेंथ हो गया। ये बात समझ में आया। अब बात बनता है कि डायरेक्शन किसको कहते हैं। डायरेक्शन एक ऐसा लाइन होता है जो ओरिजिन को काटते हुए डिस्टेंस तक जाती है। ठीक से सुनिए, डायरेक्शन किसे कहते हैं। डायरेक्शन एक ऐसा एडजॉइनिंग लाइन होगा, एक ऐसी पंक्ति होगी जो ओरिजिन को जोड़ते हुए कहाँ तक जाएगी, डिस्टेंस तक जाएगी, जो नोन पोजीशन आपको दिया रहे। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। गाड़ी यहां से खुली और बी तक पहुंच गई, ठीक है। तो गाड़ी ए से खुली और बी तक पहुंच गई, यही लाइन जो ए को छूता हुआ बी तक आ रहा है, यही तो हमको डायरेक्शन दे रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड दैट गिव्स अस डायरेक्शन। वो लाइन जो होगा हमको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। इतना बात क्लियर हो गया। तो अब मोशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझे, स्केलर क्वांटिटी समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी समझ गए। मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, इस बात को समझ गए। और क्या समझे, मोशन क्या होता है इसको समझ गए, रेस्ट क्या होता है इसको समझ गए। अब फर्दर इस बेसिस पर, स्केलर के बेसिस पर और वेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्वांटिटीज को समझेंगे, नए नए टर्म को जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे, डिस्टेंस को जानेंगे, स्पीड को जानेंगे, वेलोसिटी को जानेंगे। समझ में आ रहा बात। फिर एक्सेलरेशन को जानेंगे, और इस सारे बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि फिजिक्स कितना आसान है। ठीक है, हम लोग क्वांटिटीज को दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक को पढ़ रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरे को पढ़ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे 4 किलोमीटर जाना है, अब तुमको पता नहीं है कि 4 किलोमीटर किधर जाना है। हो सकता है कि तुम 8 किलोमीटर पर दूरी पर हो जाओ ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है, ठीक है, तुम डी से पूछा कि भैया सी किधर है, सी तुमको कह दिया कि 4 किलोमीटर के दूरी पर है, ठीक है। कहाँ से, वो नहीं बताया, तुम यहाँ से 4 किलोमीटर और इधर आ गया, ये और तुमसे दूर हो गया। समझ आ रहा है। तो कितना महत्व है वेक्टर क्वांटिटी का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वांटिटी आता है भैया, उसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। उसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है, तो आप बोलिएगा ऐसे तो भैया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऑप्शन में अगर टेंसर दिया रहे तो आप टेंसर पर क्लिक मार दीजिएगा, ठीक है। क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसमें खराबी ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर किसी दो साइड ट्रायंगल का
अगर किसी दो साइड ट्रायंगल का हमको वेक्टर देगा तो इस पूरे वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इस पूरे वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे साइड से हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये ए हो ये बी हो तो तीसरा साइड जो सी होगा ये क्या होगा, सी बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। टेंसर क्वांटिटी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये क्वांटिटी क्या करता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसके पास स्पेशल क्वांटिटी है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं हो तब आप स्केलर मारिएगा, अगर उस समय स्केलर नहीं हो, स्केलर भी हो और टेंसर भी हो तब सिर्फ और सिर्फ टेंसर में मारिएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए इस बेसिस पर फर्दर हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि इसमें आने वाले जो जो टर्म है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप इससे पहले जो जो टर्म का नाम सुने होंगे, आप सुने होंगे स्पीड, आप सुने होंगे टाइम। समझ में आ रहा बात? आप क्या क्या सुने? आप सुने स्पीड, आप सुने टाइम, आप सुने डिस्टेंस और कुछ सुने। चलिए तो देखिए जब कभी भी इस स्पीड में डायरेक्शन जुड़ जाएगा, जब इस स्पीड में डायरेक्शन जुड़ जाएगा तब ये हमको वेलोसिटी दे देगा। यानी स्पीड में डायरेक्शन आता है तो वेलोसिटी हो जाता है। यानी कोई आपसे वेलोसिटी पूछे तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मान लीजिए डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई आपसे पूछ दे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा? डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड displacement. A line joining initial position to final position is called displacement. A straight line that joins initial point to final point is called displacement. What do you mean by distance? The actual path covered by a body is called distance, and the shortest path covered by a body is called displacement. When distance gets direction, this gives displacement. What do you mean by speed? Speed is the rate of distance covered. Speed is the rate of distance covered. Further we know that rate of distance covered means distance upon time, and when the speed get attached with direction, this gives us velocity. If someone asks you what do you mean by velocity, simply you have to say speed with direction is velocity, distance with direction with displacement. If someone asks you whether speed is a scalar quantity or vector quantity, what will you say? Scalar quantity. A scalar quantity. How will keep it learn for a long time? S for speed, S for scalar. S से स्पीड होता है, S से स्केलर होता है, इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रहेगा। और V से वेलोसिटी होता है और V से वेक्टर होता है, इसलिए ये भी याद रहेगा। समझ में आ रहा है सौरभ बाबू? पढ़ो, समय है भी। समझ में आ रहा है? चलो अब देखिए यहाँ पर एक बाबा बच गया हमारे पास टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होता है, टाइम स्टेबल नहीं होता है, टाइम स्वतंत्र है। हम लोग के आज़ाद से पहले से ही आज़ाद है, नहीं आज़ाद, बचपन से आज़ाद है। चलो तो ये बात समझ में आ गया। कोई पूछ दिया वेलोसिटी, स्पीड के पास डायरेक्शन आ जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा। समझ में आ गया बात? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो लिखिए। अभी का जो समय है ये प्रेजेंट गोल्डन होता है। अभी आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर समय आने तक आप सेट नहीं हो जाते हैं तो वही इंसान कंफर्ट के नीचे से टेबल खींच लेगा। समझ आ रहा बात? तो इसलिए अभी सेट हो जाइए ताकि आप आने वाला समय में उसको एक लेवल दिखा सकें। ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे समय आएगा ना तो लोग आपसे हाल नहीं पूछता है, फिर पद पूछता है किस जगह पर आप हैं। ठीक है?